हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो फाइनली आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक मैराथन क्लास। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है, भैया इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम पूरे हिंदी को सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो में जो जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है। आपके दिलों की धड़कन बढ़ रही होंगी, लेकिन हम बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि हम ऐसी तैयारी करवाएंगे कि इस बार आप हिंदी में 100 में 99 लाएंगे और 100 में 100 भी लेकर आएंगे। तो आज वैसे हम क्लास 12 हिंदी का 50 नंबर कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो आपका खंड का होता है हिंदी में, इस पूरे खंड का को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम? हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर के आते हैं, महत्वपूर्ण गद्यांश 10 नंबर का आता है, महत्वपूर्ण पद्यांश 10 नंबर का, लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का, कवि का साहित्यिक परिचय, कहानी और खंड काव्य, सारे के सारे टॉपिक सिर्फ एक वीडियो में। तो आज हम आपका कंप्लीट कराएंगे 10 10 20 10 30 और 5 5 10 40 10 50 नंबर। तो भैया वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, दिखा दो शुभम लेक्चरर का पावर, ठीक है। और इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आता है हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि हिंदी की बात की जाए तो सबसे पहले यही टॉपिक है। तो इसमें हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये मैराथन क्लास है तो आगे आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तुरंत बता दीजिएगा। देखो, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मतलब कला और बूढ़ा चांद ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, इनको इस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला? का है साहित्य अकादमी, खा है ज्ञानपीठ, गा है मंगला प्रसाद, घा है सोवियत लैंड नेहरू। तो भैया का वाला ऑप्शन सही होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन, जिसको जिसको आंसर पता है कमेंट कर दो। पहले ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उससे पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए। दूसरा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का है सन 1947 में, खा है सन 1943 में, गा है सन 1950 में, घा है सन 1931 में। तो एक ट्रिक है इसका, तार की स्टार्टिंग में ता और आता है, 43 में भी ता और आता है, तो 43 सन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तो ये ट्रिक है, तार 43 ता और, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, लहर के रचनाकार है। लहर के रचनाकार कौन है? सबको पता होगा, शायद ही कोई स्टूडेंट हो जिसको ना पता हो। का है जयशंकर प्रसाद, खा है गिरजा कुमार माथुर, गा है हरिवंश राय बच्चन, घा है सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर होगा का जयशंकर प्रसाद। लहर, आंसू, झरना, इसके लेखक हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। चौथा क्वेश्चन, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? इसमें से कौन से कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है सुमित्रा नंदन पंत, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है महादेवी वर्मा। तो सबको मिला, जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, ये ध्यान रखिएगा। तो गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 को समझो। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किस रचना पर? देखो रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ दिया गया? का है कुरुक्षेत्र पर, खा है रश्मि रथी पर, गा है उर्वशी पर, घा है हुंकार पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 6 नंबर क्वेश्चन, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, बताइए। तीसरा सप्तक का है सन 1959 ईस्वी, खा है 1954 ईस्वी, गा है सन 1951 ईस्वी, घा है सन 1957 ईस्वी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, सन 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। 7वां क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक कौन है? देखिए तार सप्तक का संपादन 1943 में हुआ, लेकिन इसके संपादक हैं कौन? का है गे, खा है गिरजा कुमार माथुर, का है धर्मवीर भारती, खा है मुक्तिबोध। तो अज्ञे जी है तार सप्तक के संपादक, ध्यान रखिएगा। 8वां क्वेश्चन, कितनी नावों में कितनी बार ये काव्यकृत किसकी है? ये किसकी रचना है, जल्दी बताओ। का है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे, खा है हरिवंश राय बच्चन की, गा है गिरजा कुमार माथुर की, घा है सुमित्रा नंदन पंत की। तो कितनी नावों में कितनी बार ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे जी की रचना है? ये 8वें का सही होगा।
9 नंबर क्वेश्चन, हरी घास पर क्षण भर, ये कृत किसकी है? हरी घास पर क्षण भर ये किसकी रचना है? का है भवानी प्रसाद मिश्र, खा है बालकृष्ण सर्वनवीन, गा है अज्ञेय, खा है नागार्जुन। तो ये अज्ञेय जी की रचना है। जल्दी जल्दी नोट कर लो, पढ़ लो, दिमाग में रख लो, कहीं भी रखो, लेकिन इसको जानो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, बताइए प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी? प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी? का है गिरजा कुमार माथुर ने, खा है केदारनाथ सिंह ने, गा है गे ने, खा है धर्मवीर भारती ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, अज्ञेय जी ने। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी थी अज्ञेय जी ने। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। बताइए निहार जो है ये किसकी रचना है? बताइए किस कवि की रचना है या किस कवित्री की रचना है? कमेंट करके बताओ स्टूडेंट। तो ये हमारा टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अभी पूरा हिंदी हम पढ़ेंगे तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना उचित नहीं है। अब हम गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए महत्वपूर्ण गद्यांश को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण गद्यांश। 10 नंबर का एग्जाम में आता है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? बहुत सिंपल सा। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इसको पहले पढ़ो। इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर दो, नंबर ले जाओ। 10 नंबर का आता है। देखो बहुत इजी होता है। देखो, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है, कॉपी में कैसे लिखना है, सब कुछ। किसी को नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद्ध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भैया इसमें राष्ट्र संस्कृति ये सब वर्ड ज्यादा आए हैं, तो ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो इसके नीचे 5 क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये किस गद्यांश से है? ये गद्यांश किस पाठ से, इसके लेखक कौन है, ये लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इतने का व्याख्या करना है। देखो यहां से यहां तक देखो नीचे रेखाएं हैं, इसका अपने शब्दों में व्याख्या करना है। अभी मैं बताऊंगा, सबके लिए 2-2 नंबर मिलेगा। तीसरा, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें होगा कहीं कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं यहां पे होगा। देखिए यहां पे राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। सीधा सीधा तो आंसर लिखा है। देखो अब चौथा क्वेश्चन, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? तो यह भी बताया गया है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। देखो कहीं होगा इसी में। हम ढूंढ ढूंढ के एक एक को बताएंगे, ढूंढ ढूंढ के उड़ाएंगे। देखो, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। सीधा सीधा आंसर लिखा है। पांचवा, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? तो संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। देखो ये यहाँ पे देखो, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। सीधा सीधा आंसर लिखा है। हमें कुछ नहीं करना, अलग से कुछ नहीं करना। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। जब भी आप गद्यांश को सॉल्व करें, प्रश्नोत्तर संख्या तो आपको डालना ही है, साथ में यहां पे आपको डालना है। देखो जैसे आप गद्यांश सॉल्व करें तो राष्ट्र हो गया फर्स्ट वर्ड, फिर डॉट 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 ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर दीजिएगा थोड़ा अच्छे से। और देखिए इसका जो लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड इसका है संस्कृति है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? संस्कृति है, संस्कृति है। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप एग्जामिनर को पता चल सके भैया आपने यही वाला गद्यांश किया है। मैंने कई बार बताया। देखो सबसे पहला हेडिंग रहेगा हमारा संदर्भ।
सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो, तो संदर्भ में सब एडजस्ट हो जाएगा। तो पहले ये डॉट डॉट करके लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 गद्यांश रहेंगे, करना एक ही होगा। आपने कौन सा किया है एग्जामिनर को पता चलना चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो यहां पे संदर्भ में खूब प्यार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश। ध्यान से समझना, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के। अब देखिए जो गद्य भाग है उसको रेस्पेक्ट के साथ लिखिएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, गद्य भाग, क्योंकि ये गद्य भाग है भैया, हिंदी गद्य है, ठीक है। तो गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता, ठीक है। कौन है अध्येता? अब हम लेखक का नाम लिखेंगे। ब्लैक से लिखिएगा जो मेन पॉइंट है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित। अब हम लिखेंगे खूब सुंदर सा पाठ का नाम, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। ऐसे खूब सुंदर सा लिखेंगे ब्लैक से, ठीक है। शीर्षक निबंध से अवतरित है, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे संदर्भ खूब सुंदर सा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, दोनों सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमने दिया है आंसर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब ये जो आपका गद्यांश है, इसमें देखिए यहां से बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद्ध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इतने का अपने शब्दों में आपको व्याख्या करना है, तो हम लिखेंगे, कुछ खास नहीं लिखना। देखो ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या डालेंगे, अपनी तरफ से बना वाला के लिख देंगे, बढ़ा चढ़ा के। देखो वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। सभी को पता है दिमाग ना होता तो क्या होता, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति से ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बड़ा सा लिख देना है। 2 नंबर ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखो ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैंने अभी दिखाया था वही हमें लिखना है। देखो यहाँ पे ये राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसको हम भाई लिखेंगे यहाँ पे, देखो थर्ड ऐसे लिखेंगे। आपको कॉपी में सीरियल वाइज लिखना है, ऐसे उल्टा सीधा नहीं लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग राष्ट्र के, साथ में लिख रहा हूं मैं, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण
स्थान है। ठीक है, तो ऐसे हमें तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। ठीक है, ये हो गया बस तीसरा क्वेश्चन। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। क्या है इसमें, कुछ नहीं। चौथा देखो, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। भाई इसको फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। तो कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, इसका आंसर देखते हैं। तो मैंने बताया था यदि भूमि, देखो यहां पे दिया गया है, हम अलग से नहीं बताए हैं। देखो कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, तो कहीं यहीं पे दिया गया। देखो ये, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे खूब सुंदर सा 4 डाल के। देखो ये रंग बिरंगे पेन मत यूज करना, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा, क्योंकि रंग बिरंगे पेन यूज करेंगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो चौथा है कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, तो यदि भूमि, मैंने बताया अभी आंसर, एक लाइन आप छोड़ के लिखिएगा। यदि भूमि चौथा क्वेश्चन है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। को प्यार से लिख दीजिएगा, समझना चाहिए। ठीक है, तो यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर 2 नंबर, ये भी कंप्लीट। एक और क्वेश्चन है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर निहित है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है आंसर, संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो इसको भी खूब प्यार से लिख देंगे हम यहाँ पे। भाई थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि लिखेंगे हम साथ में लिख रहे हैं। तो संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है, यश अंतर्निहित है, बस ऐसे 5वें का आंसर लिख देना है कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ठीक है, बस हो गया। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन था, हमने पांचों का आंसर दे दिया। तो 10 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। लिख लो, ये 10 नंबर कंप्लीट हो गया। अब गद्यांश हमारा फिनिश हुआ। ऐसे 5 का आंसर लिखो, 10 नंबर ले जाओ। चलिए पद्यांश को देखते हैं। गद्यांश कंप्लीट हो गया, पद्यांश। अब देखिए एक पद्यांश हमने लिया है, ये भी 10 नंबर का आता है। ठीक है, हिंदी पद्य से रहेगा। ये कुछ वैसे ही रहेगा, लगभग क्वेश्चन दिया गया, एक कविता दे दी गई छोटी सी, इसके नीचे 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5। और ये जो मैंने लिया है, ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर जो है, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, ये उन्हीं का है। देखो महत्वपूर्ण पद्यांश, देखो, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। देखो यहाँ पे होता क्या है, श्री राम जी वनवास जब जाते हैं तो कैकेयी जी पश्चाताप करने के लिए पंचवटी पहुंच जाती है। ठीक है, तो वहीं की बात है। तो कैकेयी जी कहती हैं, देखो ध्यान देना, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मतलब कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगद ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहे। देखो, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, मतलब जन्म जन्म तक मेरे प्राण यही सुनते रहे। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उस रानी को धिक्कार है जिसने जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर इतना अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार भी नहीं किया। पर वो कहती हैं यही मेरा प्राण हमेशा सुनता रहे, कि उसे धिक्कार है जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था।
फिर वहां पे बैठी जो सभा है वो भी कहती है 100 बार धन्य वो है एक लाल की माई। मतलब वहां पे जो सभा बैठी वो कहती है वो माता तो 100 बार धन्य है जिस जननी से है ने है जना भरत सभाई, जिस जननी ने, जिस माता ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। क्योंकि कैकेयी जी भरत की माता थी, तो वहां की सभा जो है उनको कहती है कि वो तो माता धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। ठीक है, आगे देखिए। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, वहां श्री राम जी भी रहते हैं, तो पूरी सभा पागल होकर चिल्लाने लगी 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। वो लाल की माई उस पुत्र का की माता धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है, वो धन्य है। ठीक है, तो ऐसे वहां पे होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए भैया, संदर्भ लिख देंगे अभी हम। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहां से यहां तक व्याख्या करना है, लिख देंगे। तीसरा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो भैया कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगत ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म किए। चौथा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, तुम तो धन्य हो, 100 बार धन्य हो जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, 100 बार धन्य है, यही चिल्लाई थी। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो वही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना, कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले हम लोग एक वही करेंगे कार्य, निज जन्म, ऐसे डॉट डॉट करेंगे क्योंकि इसमें भी 2 रहेगा, करना तो आपको एक ही रहेगा। तो ऐसे लिखेंगे निज जन्म। ठीक है, फिर हम डॉट डॉट कर देंगे, ऐसे डॉट डॉट हमने कर दिया। फिर इसका लास्ट वर्ड जो है लाल की माई। ठीक है, ऐसे लिख देंगे लाल की माई। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब एक बहुत ही सुंदर सा हेडिंग डालेंगे, संदर्भ। पहला हेडिंग ऐसे फर्स्ट लिख दीजिएगा और संदर्भ ब्लैक से लिखिएगा भैया, रंग बिरंगे पेन यूज करोगे तो नंबर भी बहुत कम हो जाएंगे। तो संदर्भ लिखते हैं भैया, ये किस पाठ से है? कैकेयी का अनुताप, कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, देखो ध्यान देना, प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले भी आप कवि का नाम लिख सकते हैं, श्री मैथिली शरण गुप्त। श्री बस दोनों आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, कवि का नाम और पाठ का नाम। श्री मैथिली शरण गुप्त, इनको ब्लैक से लिखिएगा। ठीक है, द्वारा रचित इनका एक महाकाव्य है साकेत। क्या है? इनका एक साकेत महाकाव्य है, तो साकेत से ये लिया गया है कैकेयी का अनुताप। तो साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग। ठीक है, पद्य भाग लिख देंगे, खूब सुंदर सा पद्य भाग से है भाई, तो उसको लिखना जरूरी है। मतलब थोड़ा इधर उधर करके लिखो, नो प्रॉब्लम। पद्य भाग में संकलित। अब हम लिखेंगे पाठ का नाम। पाठ का नाम है कैकेयी का अनुताप, तो यहाँ पे खूब सुंदर सा लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? कैकेयी का अनुताप। ठीक है, शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। यहां पे लिख देंगे हम लोग अवतरित है। ठीक है, तो ये हमारा संदर्भ हो गया कि प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। बस हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका आपको व्याख्या करना है, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। इसको अपनी भाषा में लिखो। हम लिख रहे हैं, ये दूसरा हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या।
कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेरकर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। मतलब उन्होंने श्री राम जी को वनवास भिजवा दिया, बहुत अधर्म वाला काम है। तीसरा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है, तो इसका आंसर देखो, अगर आपको हिंदी मीनिंग पता होगा तो बहुत अच्छे से लिख लेंगे। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित क्रम कराए। ठीक है, बस हो गया, बस एक दो नंबर कंप्लीट हो रहा है भैया। चौथा क्वेश्चन, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। श्री राम जी हमारे महान पुरुष हैं, तो वो क्या कहेंगे, हमारे भगवान हैं। तो देखो, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। देखो श्री राम जी के विचार देखो। हमारे यहाँ अगर कोई मान लीजिए ऐसा करता है, 1 साल के लिए जेल ही भिजवा देता है या कहीं भिजवा देता है, तो लौटते समय इतनी गालियां उसको दे देंगे कि वही बेचारा याद रखेगा। ठीक है, तो महानता अलग चीज होती है। ठीक है, पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। देखो ये गद्यांश नहीं है कि इसका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, इसको पढ़ना होगा हिंदी मीनिंग के साथ, तभी आप आंसर प्रॉपर दे पाएंगे। तो ये हो गया पद्यांश। अभी जीवन परिचय कहानी सब कुछ पढ़ेंगे, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और जो स्टूडेंट बोर हो रहे हैं समझ लो वही कम नंबर लाएंगे, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है वही समझ लो अच्छे टॉपर बन के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीवन परिचय को देखते हैं लेखक का। तो देखिए लेखकों में हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर दिला के जाएंगे भैया। ये लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हम 12th में हमारे यहाँ साहित्यिक परिचय और कृतियां आती हैं, तो जीवन परिचय लिखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहले हम जीवन परिचय लिखेंगे, उसमें इनका जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु यही लिखेंगे, बहुत छोटा सा। देखो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। यही 2-4 लाइन आपको जीवन परिचय में लिखना है। मेन जो हमारा है वो साहित्यिक परिचय। देखो साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, इनका साहित्य में कैसा परिचय है, हिंदी साहित्य में क्या क्या किया इन्होंने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इतनी सारी क्वालिटीज थी इनके अंदर। ठीक है, वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन भी किया। लेकिन इतना ही नहीं, आप इतना ही साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं, थोड़ा और मैं बढ़ा के मैंने लिख दिया है। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मतलब साहित्यिक परिचय में किस प्रकार के लेखक थे, क्या क्या करते थे, किस प्रकार से रचनाएं की हैं, इनको पुरस्कार कौन कौन सा मिला, ये साहित्यिक परिचय में आपको लिखना होगा। अब रचनाएं देखते हैं। जब भी आप किसी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखें, पहले छोटा सा जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। रचनाएं देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता इनके निबंध है। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, ये इनकी इतिहास रचनाएं हैं। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये इनका उपन्यास है। संपादन में नाथ सिद्धों की वाणियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। मतलब ऐसे हेडिंग वाइज लिखोगे बेटर रहेगा, अच्छा दिखेगा, अच्छा नंबर मिलेगा। जितना सुंदर दिखता है नंबरिंग उतनी अच्छी होती है। तो ये आपकी रचनाएं हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय और रचनाओं को लिखना होगा। ठीक है, लेखक का हो गया। अब कवि पर चलते हैं। देखो कवियों में मैंने एक ऐसी कवित्री को लिया है, महादेवी वर्मा जी को। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे, तो पढ़ लो। सबसे पहले जीवन परिचय, सेम उसी तरह, पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। देखो जीवन परिचय,
महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। मतलब 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन इनका जन्म हुआ था। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी 1907 में ही हुआ था। सोचो, एक ही तो वो इन्होंने एफए, बीए और एमए परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। 11 सितंबर 1987 को आखिर वो दिन आ ही गया। कोई इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, बस हो गया। साहित्यिक परिचय देखो, मैं पढ़ते जा रहा हूं, सब कुछ ध्यान से समझना, आगे बढ़ना है तो कुछ पड़ेगा करना। साहित्यिक परिचय, महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहद चतुष्टयी प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी में होती है। मतलब छायावादी कवि कवित्री हैं ये। छायावादी में कई कवि थे, जैसे जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी, ये छायावादी की चतुष्टयी कवि है। ठीक है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। मतलब इनकी काव्य में जो है वेदना की प्रधानता है, थोड़ा सा इमोशनल जिसको बोलते हैं। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। इतनी सारी पुरस्कार इनको मिला, मतलब पद्म भूषण मिला, सेक्सरिया पुरस्कार मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। अभी इतना ही नहीं, अभी तो रुको, पिक्चर अभी बाकी है। देखो, मई 1983 ईस्वी में भारत भारती पुरस्कार मिला। नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। पांच पुरस्कार, पद्म भूषण, सेक्सरिया, मंगला प्रसाद और भारत भारती, ज्ञानपीठ, सारे पुरस्कार इनको मिल गए भैया। रचनाएं देखो, थोड़ी सी रचनाएं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं। देखो रचनाएं, महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। काव्य में इन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, दीपशिखा, यामा, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ये इनके निबंध है। आलोचनात्मक ग्रंथ में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, ये इनकी रचना है। तो हमने पढ़ लिया, जीवन परिचय भी पढ़ लिया। अब हम कहानी देखेंगे। कहानी दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहादुर, एक पंचलाइट। हमने बहादुर कहानी का सारांश हम लेकर आए इस वीडियो में। ये 12 से 13 साल के एक पहाड़ी लड़के की कहानी है। क्या होता है कि वो अपने घर से तंग आकर, उसकी माता, अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर शहर चला आता है। इधर शहर में निर्मला होती है, उनको नौकर की जरूरत होती है। तो भैया जो बहादुर है वो निर्मला के यहाँ नौकर के रूप में रख लिया जाता है। पहले तो बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बाद में उसके साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और झूठी चोरी का इल्जाम लगाते हैं। बहादुर घर छोड़ के चला आता है। बस इतनी सी कहानी, कुछ है नहीं, लेकिन अपनी भाषा में लिखना भी तो होगा। देखो, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब इसको अमरकांत जी ने लिखा है। और अमरकांत जी द्वारा ये कहानी जो है, ये बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो अपने नौकर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है, उसी की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न, देखिए यहाँ पे शुरू होता है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। इसमें जो लेखक अमरकांत जी हैं, वो निर्मला के पति के रूप में इस पात्र से जुड़े हैं। ठीक है, इस कहानी से। तो अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की जो पत्नी है निर्मला, वो भी सोचती है कि एक नौकर रख लिया जाए। यार, हमारे गेस्ट जो हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो लोग नौकर रखे, उनको काम नहीं करना पड़ता, आराम से खाते हैं, बैठे हैं, काम खत्म। ठीक है, तो वो भी एक नौकर ढूंढती हैं। उधर बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चलाता है। उधर बहादुर है, वो दूसरा पहलू है कहानी का। वो 12 से 13 साल का लड़का है, जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर वो घर छोड़कर शहर आ जाता है। और होता क्या है, निर्मला और बहादुर की मुलाकात हुई तो निर्मला के घर परिवार में नौकर के रूप में बहादुर को रख लिया जाता है। मतलब उधर बहादुर परेशान था अपने घर से, वो शहर आ गया। इधर शहर में निर्मला को नौकर की जरूरत थी, तो बहादुर मिल गए भैया, नौकर मिल गया, काम खत्म। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं भैया, लल्ला, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। ठीक है, बेबी, वो घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। बहादुर घर का पूरा काम करता है, लेकिन इसके बावजूद गाली गलौज उससे की जाती है, मारपीट किया जाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, चलो ठीक है, कुछ
चल जाता इतना, लेकिन ये सबसे बड़ा गलत काम है। देखो, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। भाई आपने गाली गलौज की, मारपीट की, चलो हम सह लेंगे, लेकिन अगर किसी चीज को आप झूठी इल्जाम मुझ पे लगाएंगे, ये मुझसे सहन नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर जो है सहनशीलता और स्वाभिमान कूट कूट के भरी होती है। ये काम झूठी अगर जो आप ना किए हो वो इल्जाम अगर आप पे लगाया जाए तो बहुत गड़बड़ लगता है, ठीक है, मन में। अंततः क्या होता है, बहादुर घर छोड़ के चला जाता है। ये तो होना ही था, इतने सारे इल्जाम लगाओगे, मारोगे, पीटोगे, गाली गलौज करोगे तो घर छोड़ के चला जाना पड़ेगा। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। मतलब अब परिवार के सभी सदस्य उसको ढूंढते हैं कि मिल जाता यार, ठीक रहता, इतना सारा काम करता था, अब हमें ही करना पड़ेगा। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़कर जाने पर सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। जब बहादुर घर छोड़ के चला गया तो सब सोचते हैं अगर मिल जाता तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते, हम उसको फिर से प्यार करते, लेकिन परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत यानी कि सब कुछ हो गया तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है और इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये हो गया बहादुर कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। अब आप लोग कहेंगे सर जी आपने ये सब बताया, खंड काव्य क्यों नहीं बताया? देखो भैया, खंड काव्य जो होता है वो अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है। कुछ जिलों में रश्मि रथी होगा, कुछ जिलों में त्यागपति होगा, कुछ जिलों में सत्य की जीत होगा, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ होगा, कुछ जिलों में श्रवण कुमार होगा। तो अलग अलग जिला वाइज होता है, बाकी टॉपिक तो सेम होते हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।